नमस्कार और द डीप डाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के विज्ञान और पर्यावरण से जुड़े कुछ दिलचस्प सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इन्हें हम सिर्फ सवालों की तरह नहीं देखेंगे। ये तो असल में हमारे आसपास की दुनिया को समझने की एक तरह से चाबियां हैं। बिल्कुल। हमारा लक्ष्य सिर्फ ये बताना नहीं है कि सही जवाब बी है या सी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो जवाब वो सही क्यों है। हर सवाल के पीछे जो सिद्धांत है, जो उसका कनेक्शन है, हम उसको कोरेदेंगे। आज की बातचीत का मकसद परीक्षा की तैयारी तो है ही, साथ में जिज्ञासा को भी जगाना है। हाँ, और आज की हमारी ये जो पड़ताल है वो दो हिस्सों में बंटी है। पहले हम जीव विज्ञान की दुनिया में जाएंगे, हमारे अपने शरीर की इंजीनियरिंग से लेकर कड़ाके की ठंड में जीने की कला तक। और फिर हम रसायन विज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे कि कैसे केमिकल बदलाव और पानी की शुद्धता हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को छूती है। तो चलिए शुरू करें। चलिए जीव विज्ञान से ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल हमारे शरीर की एक बहुत ही नाजुक और कमाल की मशीन के बारे में है, हमारा कान। सवाल है, मानव कान का वो हिस्सा कौन सा है जो ध्वनि कंपन को विद्युत संकेतों में बदलता है। मैं जब भी इसके बारे में सोचता हूं तो ये किसी जादू से कम नहीं लगता। मतलब हवा में एक जरा सी हरकत होती है, एक कंपन, और हमारा दिमाग उसे संगीत ये किसी की आवाज बना देता है। ये होता कैसे है? ये वाकई में एक अद्भुत प्रक्रिया है। और इस जादू के केंद्र में जो हिस्सा है उसका नाम है कर्णावर्त। अंग्रेजी में से कॉक्लिया कहते हैं। ये हमारे कान के सबसे अंदरूनी हिस्से में होता है और इसका आकार आप समझिए घोंघे के कवच जैसा होता है, घुमावदार। कर्णावर्त, तो ये एक तरह से हमारे सिर के अंदर लगा हुआ एक माइक्रोफोन हुआ। जैसे एक माइक आवाज को पकड़कर उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है, क्या ये भी वैसा ही कुछ है? ये बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। बिल्कुल, आप इसे एक बहुत ही एडवांस्ड एक बायोलॉजिकल माइक्रोफोन कह सकते हैं। विज्ञान की भाषा में हम इसे ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ट्रांसड्यूसर? हाँ, मतलब एक ऐसी चीज जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। ध्वनि की तरंगें असल में हवा में मैकेनिकल एनर्जी होती हैं। जब ये हमारे कान के पर्दे से टकराती हैं, तो वो कंपन हमारे कान की 3 छोटी-छोटी हड्डियों से होता हुआ इस कर्णावर्त तक पहुंचता है। चलिए, शरीर के अंदर की इस इंजीनियरिंग से अब प्रकृति की बाहरी डिजाइन की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल हमें पृथ्वी के सबसे ठंडे कोनों में ले जाता है। सवाल है, कौन से लक्षण ध्रुवीय भालू को ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने में मदद करते हैं? और विकल्प हैं सफेद फर, लंबे और नुकीले पंजे और जालपाद यानी वेब्ड फीट। ये अनुकूलन मतलब एडेप्टेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। और यहाँ एक आम गलती जो लोग करते हैं वो किसी एक सुपर पावर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जबकि प्रकृति अक्सर एक पूरा टूल किट देती है। तो आप कह रही हैं कि इसका जवाब किसी एक विकल्प में नहीं है, बल्कि इन सब के मेल में छिपा है? बिल्कुल सही जवाब यही है कि ये तीनों लक्षण ए, बी और सी ये सब मिलकर काम करते हैं। अनुकूलन एक पहेली के टुकड़ों की तरह है, जहां हर टुकड़ा अपनी जगह पर फिट होकर पूरी तस्वीर बनाता है। एक अकेला टुकड़ा शायद उतना असरदार ना हो। दिलचस्प। तो चलिए इस टूल किट को खोलकर देखते हैं। पहला है सफेद फर। ये तो सीधा लगता है, मतलब बर्फीले माहौल में छिपने के लिए, कैमोफ्लेज। हाँ, ये उसका मुख्य काम है ताकि वो अपने शिकार जैसे कि सील को चकमा दे सके। लेकिन इसका एक और गुप्त फायदा है। अच्छा। दर्शी होते हैं। ये डिजाइन सूरज की गर्मी को सोखकर त्वचा तक पहुंचाने में मदद करता है, जिससे उसे उस कड़ाके की ठंड में गर्म रहने में मदद मिलती है। तो ये एक साथ हीटर और अदृश्य होने वाले चोगे दोनों का काम करता है। क्या बात है। अब आते हैं लंबे, मुड़े हुए और नुकीले पंजों पर। ये सिर्फ शिकार को पकड़ने के लिए तो नहीं होंगे? नहीं नहीं, ये उसके स्नो टायर्स हैं एक तरह से। उनका मुख्य काम बर्फ और बर्फीली चट्टानों पर एक मजबूत पकड़ बनाना है, ताकि वो दौड़ते या चलते वक्त फिसले नहीं। ये पंजे बर्फ में धंसकर उसे ट्रैक्शन देते हैं। और फीले घर यानी पर्यावरण विज्ञान के हिसाब से ढल गया है। पर इन सब चीजों के मूल में तो रसायन विज्ञान ही है ना? पानी की बर्फ, हवा की गैसें, हमारे शरीर की कोशिकाएं, सब कुछ केमिकल्स का ही तो खेल है। बिल्कुल, और यहीं से हम अपनी चर्चा के दूसरे खंड में प्रवेश करते हैं, रसायन विज्ञान और पर्यावरण। तो अगला सवाल इसी से जोड़ा है। मुझे भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में हमेशा थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। जैसे पानी का बर्फ बनना और दूध का दही बनना, दोनों में चीजें बदल तो रही हैं, पर एक जैसी नहीं है। सवाल है, इनमें से कौन से रासायनिक परिवर्तन है? विकल्प हैं चांदी के कप का काला पड़ना, नैफ्थलीन की गोलियों का ऊर्ध्वपातन,
पानी का इलेक्ट्रोलिसिस और भाप का संघनन। इस कंफ्यूजन को दूर करने का एक बहुत ही आसान नियम है। बस एक सवाल पूछे, क्या कोई पूरी तरह से नया पदार्थ बना है? मतलब जिसकी पहचान और गुण पहले वाले से अलग हों। अगर जवाब हाँ है तो वो रासायनिक परिवर्तन है, और अगर सिर्फ अवस्था, आकार या रूप बदला है, पदार्थ वही है, तो वो भौतिक परिवर्तन है। अच्छा, तो ये नया पदार्थ वाला टेस्ट लगा के देखते हैं। पहला, चांदी के कप का काला पड़ना। चांदी तो चांदी ही है, बस काली हो गई। नहीं, यहीं पर हम गलती करते हैं। वो जो काली परत है ना, वो अब शुद्ध चांदी नहीं है। चांदी ने हवा में मौजूद सल्फर के साथ प्रतिक्रिया करके एक नया यौगिक बनाया है, सिल्वर सल्फाइड। और ये सिल्वर सल्फाइड ही काला होता है। तो क्योंकि एक नया पदार्थ बन गया, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। समझ गया। अब बी, नफ्थलीन की गोलियों का ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। मैंने हमेशा सोचा है कि अलमारी में रखी वो गोलियां जाती कहाँ हैं? वो गायब नहीं होती, बस अपनी अवस्था बदल लेती हैं। नेफ्थलीन एक ऐसा पदार्थ है जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, बिना लिक्विड बने। ठीक है। लेकिन जो गैस बनती है वो भी नेफ्थलीन ही होती है। उसकी रासायनिक पहचान नहीं बदलती, कोई नया पदार्थ नहीं बना। तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। अगला है सी, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें पानी से बिजली गुजारी जाती है। हाँ, और जब ऐसा होता है तो पानी मतलब H2O वो टूट जाता है। वो अपने मूल तत्वों में बढ़ जाता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। यहाँ पानी खत्म हो गया और दो बिल्कुल नई गैसें बन गईं, जिनके गुण पानी से एकदम अलग हैं। तो जाहिर है ये एक पक्का रासायनिक परिवर्तन है। तो मतलब मेरा वो जला हुआ टोस्ट वाला उदाहरण भी यहाँ फिट बैठता है। ब्रेड को सेंकना फिजिकल चेंज हो सकता है, लेकिन अगर उसे जलाकर कोयला बना दिया तो वो केमिकल चेंज है, क्योंकि मैं उस कोयले से वापस ब्रेड नहीं बना सकता। बिल्कुल सही। आपका जला हुआ टोस्ट रासायनिक परिवर्तन का एक बढ़िया उदाहरण है। और इसी तर्क से भाप का संघनन, मतलब भाप का वापस पानी बनना, वो भी सिर्फ अवस्था का बदलना है, इसलिए वो भी भौतिक परिवर्तन हुआ। तो सही जवाब हुए ए और सी। ये चलिए अब आज के आखिरी सवाल पर आते हैं, जो हमारी रसोई और सेहत से जुड़ा है। हम सब घर में वाटर प्यूरिफायर लगाते हैं, लेकिन बाजार में इतने तरह के हैं, यूवी, यूएफ, आरओ। मैं हमेशा उलझन में रहता हूँ। सवाल है, पीने के पानी से खनिजों की सबसे अधिक हानि किस जल शोधन विधि से होती है? ये एक बहुत ही जरूरी और व्यावहारिक सवाल है। इसका सीधा जवाब है उत्क्रमित परासरण, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। ये तकनीक पानी को साफ करने में बेहद कारगर है, लेकिन इसकी एक कीमत भी है। मैंने सुना है कि आरओ पानी को डेड वाटर बना देता है। क्या इसका मतलब यही है? ये ऐसा क्या करता है जो उबालने या साधारण फिल्टर करने से नहीं होता? देखिए, आरओ तकनीक के दिल में एक बहुत ही महीन झिल्ली होती है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आप कल्पना कीजिए कि ये एक तरह की अल्ट्राफाइन छन्नी है। ओके। इसके छेद इतने छोटे होते हैं कि वे सिर्फ पानी के अणुओं को ही गुजरने देते हैं। अच्छा। पानी में घुली हुई ज्यादातर अशुद्धियां, जैसे कि भारी धातुएं, कीटनाशक और यहाँ तक कि बैक्टीरिया और वायरस भी, वो सब रुक जाते हैं। आज की इस गहरी पड़ताल को समेटते हैं। जरूर। आज हमने 4 मुख्य बातें समझी। पहली, हमारे कान का कर्णावर्त एक जैविक माइक्रोफोन है जो ध्वनि की मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। दूसरा, ध्रुवीय भालू का उदाहरण हमें सिखाता है कि प्रकृति में अनुकूलन एक टीम वर्क है। सफलता किसी एक गुण से नहीं, बल्कि कई गुणों के सही तालमेल से मिलती है। तीसरी, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के बीच का फर्क जानने के लिए बस एक सवाल पूछना है, क्या कुछ नया बना? और चौथी और आखिरी बात, आरओ तकनीक पानी को बहुत अच्छी तरह साफ करती है, लेकिन इस प्रक्रिया में वो अच्छे और बुरे दोनों तरह के घुले हुए पदार्थों को हटा सकती है, जिसमें जरूरी खनिज भी शामिल हैं। ये चारों बातें सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में विज्ञान को देखने का एक नया नजरिया देती हैं। बिल्कुल। और जाते जाते मैं सभी श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। आज हमने जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और पर्यावरण के अलग अलग कोनों में झांका, पर क्या ये सच में इतने अलग हैं? ये एक सोचने वाली बात है। एक पल के लिए सोचिए, पानी का रासायनिक संगठन मतलब रसायन विज्ञान और उसकी शुद्धता आर्कटिक की बर्फ के पिघलने मतलब पर्यावरण विज्ञान को कैसे प्रभावित करती है, जो उस बर्फीले घर में रहने वाले ध्रुवीय भालू के अनुकूलन यानी जीव विज्ञान को चुनौती देता है।
विज्ञान की ये शाखाएं असल में एक ही कहानी के अलग अलग अध्याय हैं, जो एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। इस पर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे।